तो दिल्ली की इंतखाबी जंग पर बातचीत का हमारा सिलसिला जारी। हमारे साथ खास मेहमान शकील अंसारी साहब और कलीमुल हफीज साहब और अतुल गंगवार जी लगातार जुड़े हुए हैं। काफ़ी अच्छी गुफ्तगू इस वक्त हो रही है, बातचीत कहीं से कहीं पहुंच रही है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि काफ़ी वक्त निकल चुका है और पोलिंग को लेकर जो सुस्त रफ्तारी हो रही है दिल्ली में इस बार, इसकी वजह क्या हो सकती है? अतुल गंगवार जी, इस बार मुद्दे बहुत ही अलग रहे, लेकिन सबसे परेशानी की बात यह है कि 6 बजे तक का वक्त है, लेकिन पोलिंग जो सुस्त रफ्तारी से चल रही है, इसको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि यह भी कहा जा रहा था इस बार इलेक्शन में कि पोलिंग अगर ज़्यादा फीसद में होती है, परसेंटेज बढ़ता है, तो उसकी एक अलग तस्वीर होगी, अगर कम होता है तो इसके क्या माने निकाले जाएंगे? अतुल जी, क्या है कि जब सुबह पोलिंग शुरू हुई तो शुरुआती दौर में थोड़ा हल्की रही, दोपहर में कुछ उसने तेजी पकड़ी थी। पोलिंग जो मैं पिछले कुछ इलेक्शन देखता रहा हूं, उसमें क्या था कि व्यक्ति जाता था, अपनी पर्ची दिखाता था, वोट डालता था। इस बार एक जो QR कोड वाली जो पर्ची है उसको स्कैन करने में समय लग रहा है। तो कई बार क्या हो रहा है कि वोटर बाहर जाकर स्कैन कराता है, अगर उसके पास स्कैन वाला जो वोटर नया ID कार्ड है तो वो अंदर भी स्कैन हो जाती है, तो थोड़ा समय उसकी वजह से भी लग रहा है देरी में जी। लेकिन जैसा कि ये भी तय है कि 6 बजे तक जितने भी लोग मतदान केंद्र पहुंच जाएंगे उन सभी के वोट डलवाए जाएंगे, चाहे उसमें कितना भी समय क्यों ना लगे। तो मुझे लगता है कि शाम होते ना होते एक अच्छा परसेंटेज आना चाहिए, क्योंकि लोगों में एक वोट देने के प्रति जागरूकता भी है, उत्साह भी है। मेरा अपना मानना यह है, हालांकि माना यह जा रहा है कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम होती है जी, तो उसका खामियाजा कई बार ये होता है कि भाई लोग उदासीन है, सरकार किसी की बने उसे क्या फर्क पड़ता है, मतदाता ऐसी सोच भी रखता है। कुछ जो पॉलिटिकल धुरंधर है उनकी राय ये भी है कि भाई इसका सत्तारूढ़ दल को नुकसान होगा, कहीं ना कहीं वो अपने वोट को निकालने में नाकामयाब रहा है। बीजेपी वाले शायद इसलिए उत्साहित रहते हैं कि उनको लगता है कि उनका कैडर वोट जो है वो तो आके वोट करेगा ही करेगा, और जो दूसरा वोट अगर कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसका एक रहेगा। लेकिन जिस प्रकार के मुद्दे इन चुनावों में रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई भविष्यवाणी करना कि कम रहने का फायदा किसको होने वाला है या ज्यादा रहने का फायदा किसको होने वाला है, वो कहना बहुत आसान नहीं है। और मेरा मानना यह है कि 11 तारीख तक जब तक वोट आखिरी ना गिन जाए तब तक ये जो दिल्ली की जनता है ये सस्पेंस बना के रखेगी। जी बिल्कुल। कलीम साहब, जिस तरह से दिल्ली की जनता, ये कहा जा रहा है कि बहुत होशियार है, दिल्ली वाले तो हैं ही, दिल्ली में जो दिल्ली के लोग हैं, एक चीज ये है कि दिल्ली में आपको हर रियासत का, हर शहर का आदमी मिल जाएगा, और दिल्ली ये कहा जाता है कि वहां पर लोग अपना मुस्तकबिल ढूंढते हैं, कामकाज कारोबार को लेकर रहते हैं। तो जो आम लोग हैं, शहरी हैं, दिल्ली के हो या दिल्ली के बाहर के लोग हों, वो तो यही सोचेंगे कि साहब दिल्ली में जब तक हैं हमें वो सारी सुविधाएं, वो सारी सहूलतें मिलनी चाहिए। अगर हम पिछले जाकर देखते हैं, जब कांग्रेस की सरकार रही, जैसा कि शकील साहब ने कहा कि या आपने भी कहा कि बेशक जो है शीला दीक्षित को लोग दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए ज़रूर याद करते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी सेवाएं हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको कहीं ना कहीं केजरीवाल ने पकड़ के रखा है। तो आज का दिल्ली का जो वोटर है, भले वो दिल्ली का हो या दिल्ली के बाहर का रह रहा हो, वो अपने हर फायदे को देखेगा। तो इस बार दिल्ली के लोग अपने फायदे को वोट कर रहे हैं, या फिर ऐसे जो मुद्दे हमेशा हावी रहते हैं 2014 के बाद, उन मुद्दों की हवा रहेगी या नहीं? कलीम साहब, अभी तक तो यही जाहिर है कि लोग अपनी सहूलत, अपने शहर के डेवलपमेंट पे वोट कर रहे हैं। और अलबत्ता जिस तरह से इलेक्शन का कैंपेन चला और सब पार्टियों ने अपने अपने एतबार से चलाया, और जैसे पहले भी कहा गया कि बीजेपी ने बहुत ही इमोशनल और ध्रुवीकरण जिसे कहते हैं, पोलराइजेशन का कार्ड खेला और अच्छा खासा उसको गर्म किया माहौल को, और लेकिन वो उतने उससे खातिर खा वो कामयाबी मिली नहीं जी। जैसे आपने बताया, चूंकि दिल्ली में हर रियासत के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों के लोग रहते हैं, तो वो आप चाहकर भी उनको एक तरह की जहनियत बना नहीं सकते। बेहतर तो उनके लिए बेहतर वही है कि उनकी अपनी सहूलत कितनी है, उनको अपना फायदा कितना हो रहा है, तो उसको मैं लेके आम आदमी पार्टी ने बढ़तरी बना ली। और आम आदमी पार्टी ने शुरू से ही आम लोगों की सुख सुविधा या सहूलियात का ख्याल रखा जी। और जैसे राशन कार्ड बनाना है
या उनकी डोर डिलीवरी की जो स्कीम थी वो बड़ी कामयाब रही जी। या उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बहुत इजी किया, बिजली और पानी और स्वास्थ्य तो किया ही किया जो हर आदमी की जरूरत है, उसके अलावा डीटीसी पे उन्होंने काफी काम किया, फ्री दे दिया महिलाओं के लिए, तो वो महिलाएं खुश हो गई। और उसके बाद भी जो उनकी पूरी कोशिश रही, पूरी तवज्जो रही, वो आम आदमी की जरूरतों पर रही। तो आम आदमी के दिल में तो वही बसती थी सरकार। थोड़े से बीच में जरूर हमें ये लगा था कि शायद कुछ ऐसा राष्ट्रवाद या कोई दूसरे मुद्दे जो हैं वो जो फर्जी खड़े करे गए थे वो शायद असर डालेंगे, लेकिन आखिर आते आते इलेक्शन, आज जो वोटिंग हो रही है मेरी नजर में वो दिल्ली के मुद्दों पर ही हो रही है। जी शकील अंसारी साहब, दिल्ली में अपने दिल्ली के मुद्दे हैं, जैसा कि करीम साहब कह रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात भी हुई, दिल्ली के अपने मुद्दे हैं छोटे मोटे, ठीक हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता अगर हम बात करें शीला दीक्षित के बाद स्ट्रैटेजी को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं कमजोर रही, लीडरशिप की गाइडेंस जो है वो ठीक नहीं रही, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। क्या कांग्रेस देखो और इंतजार करो की पॉलिसी में है, इस इलेक्शन को छोड़ दिया जाए, क्या कोई बड़ा हाथ मारा जाए, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी दिल्ली में बैठकर दिल्ली के लोग कर रहे हैं कांग्रेस के? देखिए, मतदाताओं को अपने हक का इस्तेमाल करना, उसमें कोई पार्टी प्रभाव नहीं डाल सकती है, वो अपने हक का इस्तेमाल करते हैं और यही डेमोक्रेसी है जी। और पॉलिटिकल पार्टियां अपने मैनिफेस्टो या अपने प्रचार या जो भी तरीके से सामने आती हैं जी और अपनी बात को वहां तक पहुंचाती हैं और रिजल्ट आखिर में वो आता है जी। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी बीजेपी को 2 सीटें पार्लियामेंट में थी, आज वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की पार्टी है जी, तो उसी तरह से वो लौट भी सकती है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ी ना। कांग्रेस पार्टी आज शकील साहब, उसके लिए बीजेपी ने मेहनत भी की, बीजेपी ने मेहनत की 2 से आज वो पूरा संसद उनके हाथ में है। नहीं, मेहनत तो इश्यूज बेस होता है ना जी। मेहनत तो आज उनकी सरकार है तो देश को रसातल में ले जा रहे हैं। आज नौजवान जो इस देश का फ्यूचर है उसको नौकरी नहीं है, उसको एक काम लगा दिया है कि लड़ाई रोड पर झगड़े शुरू कर दो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, उसी में इंगेज रहे। ये देश को कितना दिन चलेगा, ये सब चीजें कितने दिन पसंद आएंगी? आपको पता है कि इक्तिसादी हालत इस मुल्क की सबसे खस्ता हाल आज तक के आजादी के पहले और आजादी के बाद के हिंदुस्तान की सबसे खस्ता हाल है जी। डेवलप जो जीडीपी है वो सबसे नीचे गिरी हुई है। तो ये उन बातों को छिपा रहे हैं और बीजेपी कम्युनल मामलात बना के अपनी सत्ता ला रही है। कांग्रेस पार्टी इससे दरकिनार करती है, वो सियासत इस बात की नहीं करेगी, नफरत की, वो मोहब्बत की काम करेगी। लेकिन तो मोहब्बत का जब कोई काम करता है क्या कांग्रेस होगी, लेकिन आखिरी बेजार होने का इंतजार कर रही है? शकील साहब, इंतजार नहीं होता है, लोग बेजार हो जाएं इस तरह की सियासत से। जनता को फैसला कब ऑप्शन बनाया जाए कांग्रेस हो, कांग्रेस के बहुत अच्छी सीटें मिलेंगी, तो कांग्रेस आराम कर रही है, रिजल्ट आने दीजिए। कांग्रेस आराम कर रही है कि जनता पूरी तरह से बेजार हो जाए, फिर एक ऑप्शन दिखे कि भाई चलिए फिर कांग्रेस की तरफ लौटते हैं। कांग्रेस इसी तरह कांग्रेस पार्टी लड़ रही है बीजेपी से, कोई दूसरी तो लड़ नहीं रही है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी से लड़ रही है, रीजनल पार्टियां कहां लड़ेंगी? अपनी अपनी दुकानें एक एक स्टेट छोटी कांग्रेस की हालत ये है, कांग्रेस की हालत ये है कि अगर देश में उसको महाराष्ट्र में सरकार बनानी है तो एक रीजनल पार्टी शिवसेना चाहिए, दूसरी रीजनल पार्टी एनसीपी चाहिए, और लड़ाई ये बीजेपी से लड़ रहे हैं। दूसरा, अगर आपको कहीं भी अगर दिल्ली में सरकार बनाने में ये कामयाब हुए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, तब जाके एक सरकार बनी। आज आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी रीजनल पार्टी और है, और दूसरा और हरियाणा में बीजेपी किसके साथ है, जरा ये बताइए। बिहार में वो किसके साथ है, ये बताइए। बात ही नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ेंगे, रीजनल पार्टी लगेंगे, हम तो कह ही नहीं रहे। दूसरा, सबसे बड़ी बात, अगर बेरोजगारी इस देश में कहीं है तो वो कांग्रेस के नेताओं के साथ है, क्योंकि वो बिल्कुल ही खाली बैठ गए, अब उनके पास कोई काम नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हम आराम से किनारे बैठकर हम इंतजार कर रहे हैं। नौजवानों को गुस्सा आ रहा होगा ये सुन के इनका। नहीं, नौजवानों को, अरे बड़े देश के नौजवान। अतुल जी, अगर किसी पार्टी को सपोर्ट कर सरकार बनाने दिया जाए तो क्या वो गलत है? 3 सीटों के साथ बीजेपी को नहीं लाए होते।
आपने पिछवाड़े पीछे होम से मिनिस्टर नहीं, अतुल जी, अगर कहीं रीजनल पार्टी को क्या है देख लीजिए। सपोर्ट की जरूरत है तो सपोर्ट करना क्या गलत है? उतर पाए आपके प्रियंका कहां उतर पाई? आपके पास सुभाष चोपड़ा एक रहे लीडर, और उसके बाद आप कीर्ति आजाद जो भाजपा से लग जाएगा, दूसरा शत्रुघ्न सिन्हा जो पता लग जाएगा ना। आप बीजेपी के लोगों को भारी पता लगने वाला है दिल्ली इलेक्शन मॉडल, ये कॉम्युनलिज्म को नकारने वाला रिजल्ट आएगा। अरे भाई साहब, आपको पता है कि आपकी ताकत और आपकी औकात कांग्रेस पार्टी की नहीं है किसी चीज पे लड़ने की, इसलिए आराम से बैठकर देख रहे हैं आपके कैंडिडेट नहीं। लेकिन अतुल जी सवाल यह भी है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, रीजनल पार्टियों को सरकार बनाने के लिए सपोर्ट करना क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। मैं कब कह रहा हूं? आप बुरा मान के बैठे हुए हैं, तो फिर आप कांग्रेस को क्यों कोस रहे हैं कि सपोर्ट करे? तब सरकार बनी थी जब भाजपा बीजेपी भी तो सपोर्ट करती है ना कई स्टेट में। उसके बाद शकील साहब वही तो कह रहे हैं, बिहार में आप किसके साथ हैं? रीजनल पार्टी के साथ तो हैं। 2 थे 3 पर ये लौट आएंगे फिर। ना चिंता ना कीजिए, आप चिंता ना कीजिए, अगली बार फिर यही देश, इसी देश की जनता उनको और बहुमत देके जिताएगी। आप चिंता ना करें, आप आराम से बैठकर अपने वक्त का इंतजार करें कि ठीक है। कांग्रेस क्या करती है वो कांग्रेस वाले जानेंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि आपने जैसा कि उदाहरण दिया महाराष्ट्र का, ठीक है, जब तक शिवसेना आपके साथ थी यानी बीजेपी के साथ थी तो सब कुछ ठीक था, अब साथ नहीं है तो फिर आप कोसेंगे कांग्रेस को। देखिए, मैंने जिस संदर्भ में यह बात कही थी जी, मेरे भाई ये कह रहे थे कि रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस काम नहीं करेगी, वो अपना दम दिखाएगी। तो मैं उनको ये बता रहा था, मैंने ये नहीं कहा, नहीं मैंने कहा दिल्ली के इलेक्शन केजरीवाल एक रीजनल पार्टी है, अगर दिल्ली में वो लड़ेगी बीजेपी से, लड़ती है इश्यूज पर या नहीं, सीएए के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है जितनी भी कांग्रेस पार्टी। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा, मेरी ये लाइन कहीं नहीं लड़ रही किसी मुद्दे पे। सीए के मुद्दे पर भी अगर शाहीन बाग के साथ खड़े तो मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मैं शाहीन बाग के साथ हूं। आपके कांग्रेस का कोई लीडर कहने की ये हिम्मत नहीं कर पाया कि वो शाहीन बाग के साथ है। उनके साथ भी मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हम शाहीन बाग के साथ हैं। अब तो इलेक्शन हो गया गंगवार साहब, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? ये तो अरे वो कांग्रेस का शुरू से स्टैंड है, वो शाहीन बाग के साथ है। अलबत्ता आम आदमी पार्टी ने जरूर थोड़ा सा सारी लड़ाई शाहीन बाग की जो गड़बड़ाई है वो इसलिए कि कांग्रेस नहीं गड़बड़ाई है। शाहीन बाग फतेह हुआ, शाहीन बाग ने अपना मकसद हल किया, और शाहीन बाग ने हिंदुस्तान की वो सरकार जो अपने गुरूर में चूर थी, उसके गुरूर को चूर चूर करा। कल भी अगर आपने प्रधानमंत्री का अगर भाषण देखा हो सदन में, तो प्रधानमंत्री बैकफुट पे थे, घबराए हुए थे, और उन्होंने यहां तक कहा कि मुसलमानों, तुमने हमें जय हिंद का नारा दिया है, तुम सिर्फ मुसलमान नहीं हो, तुम हिंदुस्तानी हो। ये वो तारीफ, अगर वो इतना ही कर देते, वंदे मातरम, आप जय हिंद का नारा लगा रहे, तिरंगा लहरा रहे, अगर वो इतना ही थोड़ा सा और अपने ख्यालात में, अपनी नियत में अच्छापन लिया है, तो प्रधानमंत्री निवास से शाहीन बाग कुछ ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 10 किलोमीटर है। आगे चले आए, अपने किसी मंत्री को भेज दो, जैसा आप दूसरों को इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का शाहीन बाग हो गया। अगर बीजेपी भी वहां चली जाती तो फिर बीजेपी की अपनी जो पुरानी बातें हैं और जो मुद्दा बनाया गया सियासी तौर पर, वो इल्जाम फिर बीजेपी पर भी लग जाता। परेशानी ये भी है। कलीम साहब। जी जिलानी साहब, जरा सवाल दोहराइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि साहब कांग्रेस आम आदमी पार्टी शाहीन बाग के साथ है, सब कुछ है, फिर आप बीजेपी को कहते हैं आप शाहीन बाग दूर नहीं है, साथ जाइए। तो क्या बीजेपी की अपनी तमाम जो बातें कही गई, जो सियासत हुई है, वो उन चीजों को भुलाकर कैसे जाएगी शाहीन बाग? नहीं, वो देखिए, दोहरे रवैये का आप इल्जाम लगाएंगे बीजेपी पर? नहीं, दोहरे रवैये की बात नहीं है। देखिए, इस वक्त हुकूमत उनके पास है, बीजेपी की जिम्मेदारी है, बीजेपी का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस मुल्क में किसी भी ऐसे विरोधी जो स्वर उठ रहे हैं उनको साथ बात करे और उनको सेटिस्फाई करे। अगर इसकी बीजेपी की नीयत ये है कि वो एनआरसी कभी नहीं लाएंगे, तो वो जाए वहां के लोगों से बात करके कहे कि आप बिला वजह परेशान हैं, हम कभी भी, वो कहे हम कभी भी नहीं लाएंगे। वो क्या, वो पैतरेबाजी करती है, वो क्या करती है? लेकिन अभी फैसला नहीं किया है, कभी लाएंगे नहीं, सरकार क्यों कहेगी? सरकार का मत तो साफ है, सरकार सीधे कह रही है कि हम सीए लाए हैं, पीछे हटने वाले नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि सरकार को, देखिए जिलानी साहब,
मैं आपके चैनल पे ये जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि जी। इस मुद्दे पे, सीएए वाले मुद्दे पे सरकार को पीछे हटना होगा। सरकार को अगर अपने आवाम का ख्याल है, जो इतनी बड़ी आवाम सड़कों पे उतरी हुई है, आखिर इसको कैसे ये सेटिस्फाई करेगी? अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगी तो ये हिंदुस्तान की तारीख में सबसे विफल सरकार क्या कहलाएगी। करेंगे? क्या करेंगे? सबसे विफल सरकार। नहीं। इसका सिंपल तरीका यह है कि सरकार अपने उन बाशिंदों से बात करे जो सड़कों पर हैं। वो आखिर हिंदुस्तानी हैं, वो तुम्हारे शहरी हैं, वो भारत के नागरिक हैं और इज्जतदार नागरिक हैं। ये तो क्या वजह है बीजेपी कि के तुम्हारी तमाम बड़े ऐसी नेता पॉलिसी कर रहे हैं रही? ना कलीम साहब, बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं। राजनाथ सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब इससे ज्यादा हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, लेकिन वो एनपीआर भी होगा और एनपीआर में फिर डी भी लिखा जाएगा और डी के बाद फिर उसको अपनी शहरियत साबित भी करनी पड़ेगी और फिर एक मामूली सा अफसर आके आपको ये बता देगा कि साहब अब आप फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाइए। जब फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाएगा और वहां पे भी वो साबित नहीं कर पाया तो उसके बाद उसके लास्ट उसका ठिकाना क्या है? डिटेंशन सेंटर। ये सब चीजें चलती भी रहेंगी। और नहीं, लेकिन यही चीजें तो सुप्रीम कोर्ट भी तो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का इंतजार ना किया जाए। नहीं, बिल्कुल वो भी देखिए, ऐसा है ये चीज का इंतजार यहाँ किया जाए, लोकतंत्र सड़क है पर बैठकर 12 दिनों से दो महीनों से लोगों को परेशान किया ये जाए। लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। यहाँ हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, या हमें अपनी सरकार दूसरों को सड़क पर नहीं आने दिया, दूसरों के घरों का रास्ता रोक दिया जाए, दूसरों के बच्चों को स्कूल नहीं अब जाने दिया आइए, जाए। ये नहीं, ये देखिए आज मैं आपके चैनल नहीं में अतुल बता रहा जी, हूँ ठीक कि है ये- अतुल जी, प्रोटेस्ट करना किसी का हक है। तो क्या शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से ही सारी तकलीफें हो रही है? अगर बीजेपी के लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं कहीं तो क्या उससे कोई दुविधा नहीं होती? नहीं, ये पहली बीजेपी सरकार अगर है कोई जिसने- प्रोटेस्ट करती है सड़क पर तो जब तकलीफ नहीं होती देखिए- किसी को? देखिए, प्रोटेस्ट जो करती है वो उसका अधिकार है। ये जो दिल्ली पुलिस ने जानबूझ के वो रास्ता रोका हुआ था, पूरी साइड, आधी साइड खाली थी, उनको और भारत की सरकार को, बीजेपी को ये मुद्दा बनाना था। वो सोच रहे थे शायद हम दिल्ली में से बुना लेंगे और हमें फायदा हो जाएगा। ये वेल प्लान था, वो इनकी स्ट्रेटेजी फ्लॉप हो गई। अब आज वोटिंग भी खत्म हो गई। अभी 11 तारीख को पता चल जाएगा कि आखिर हिंदुस्तान के नागरिक ने और दिल्ली के नागरिकों ने आखिर फैसला क्या किया। लेकिन जी, अब इस तरह की डिविसिव पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में चलने बिल्कुल वाली नहीं इस है। तरह की सियासत का क्या हश्र होगा वो 11 तारीख को पता होगा। दिल्ली की सियासत और दिल्ली की तस्वीर साफ कर देगी कि क्या कुछ मुस्तकबिल है एहतजाज का और दिल्ली के अवाम का। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे दें कि दिल्ली के मालवीय नगर के हाउस रानी इलाके में वोटिंग की रफ्तार थोड़ी सुस्त है और नौजवानों से लेकर बड़ी उम्र के लोग भी वोटिंग के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। और आइए देखते हैं मालवीय नगर के वोटर्स क्या कुछ कह रहे हैं। मालवीय नगर विधान इलाके में है। यहाँ पर ये एमसीडी प्राइमरी स्कूल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और जो एक आम शिकायत यहाँ पर देखने में आ रही है वो ये है कि यहाँ पर स्लो वोटिंग का प्रोसेस हो रहा है, यानी स्लो वोटिंग दिखाई दे रही है। हर जगह देखेंगे आप लंबी लाइनें हैं, लोग लगे हुए हैं, काफ़ी देर से लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। वोट यहाँ पर लोग डालना चाहते हैं और काफ़ी वक्त लग रहा है। ये अलग बात है। हमने हालांकि पूरी दिल्ली से ही इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वोटिंग थोड़ी सी कम हुई है। हम इनसे पूछते हैं कितनी देर से आप लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं? हमें तो 10 मिनट ही हुई है अभी। अच्छा, बाकी और लोग लाइन में खड़े हैं, काफ़ी देरों से खड़े हैं। अच्छा, यहाँ का मुद्दा क्या है? इस इलाके में क्या मुद्दा है? क्या चाहते हैं लोग? किस तरह का काम चाहते हैं? यहाँ के अच्छी विकास हो, लोग यही चाहते हैं। और आप क्या कहेंगे भाई साहब? क्या चाहते हैं? विकास के मुद्दा है जी। हमें किस तरह का विकास होना साफ सफाई, गली सड़कें, यही हो रही है सब। अच्छा, यही विकास है। यही विकास रोजगार चाहते हैं। वगैरह। रोजगार, हाँ जी, रोजगार मुद्दा है। शाहीन बाग कोई मुद्दा है? नहीं, शाहीन बाग में नहीं, रोजगार पे मेन मुद्दा है जी। रोजगार में मुद्दा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि महिलाएं आ रही हैं, हर चीज़ की चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ और सुरक्षा सिक्योरिटी का बंदोबस्त है वो भी काफ़ी चाकू चौबंद है। और आप देखिए किस तरीके से एक 100 साल की महिला यहाँ पर ये पहुँची हैं और यहाँ पर देखिए इनका स्वागत किया जा रहा है फूलों के साथ। किस तरीके से अपने हक़ राय दही, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। ये तमाम लोग यहाँ के हैं जो इनका इस्तकबाल कर रहे हैं, इनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम इनसे ज़रूर बात करेंगे कि हौसला, ये उसको सलाम है कि इतनी उम्र उसके बावजूद। दिल्ली में वोटिंग काफ़ी सुस्त है, आप वोट देने आई हैं, क्या कहेंगी? क्या करूंगी? क्या कहेंगी? वोट देना कितना जरूरी है? खबर न मोर तो पता भी ना, बताया ही नहीं। अच्छा, भाई साहब कितनी उम्र है इनकी और क्या नाम है इनका? 104
104 है। हाँ, और ये वोट डालने के लिए आई हैं अपने मर्जी से। अच्छा, वोट डालने के लिए आई हाँ। हैं। कहाँ पर रहती है ये मैक्स के सामने हौजरानी में 191 में। हाँ जी। देखिए यहाँ पर ये चल नहीं सकती, लेकिन व्हील चेयर पर आई है। 104 साल की उम्र है इनकी। इनके हौसले को सलाम है। दिल्ली में वोटिंग सुस्त होने की बात कही जाती है, लेकिन जब तक हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ मौजूद हैं तो वोटिंग जो है सुस्त भले ही दिखाई दे रही हो, लेकिन हौसला जो है दिल्ली वालों का वोटिंग को लेकर के काफ़ी बुलंद है। अगर हम इन पोलिंग बूथ की अगर बात करें, पोलिंग बूथ नंबर ये 134 है। 134 नंबर बूथ में 1230 वोट हैं, इसमें से 513 के करीब वोटिंग हो चुकी है। इसी के साथ साथ 1041 वोट हैं, उसमें 387 के करीब यहाँ पर वोट डाले जा चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 701 पोलिंग बूथ है, उसकी भी वोटिंग हो चुकी है। तो अगर देखें तो यहाँ तक अभी इस 5 बूथ का हमने जायजा लिया है, यहाँ पर 38% के करीब वोटिंग हुई है। वोटिंग को रफ्तार दी जा रही है, तो उम्मीद करते हैं कि शाम तक जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। तो 104 साल की उम्र में जिस तरह से आपने देखा ज़ईफ़ हैं, चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी व्हील चेयर पर वोट देने के लिए पहुंची। एक बड़ी मिसाल है। दिल्ली वालों के लिए अभी काफ़ी वक्त है। अगर जिन्होंने अपना वोट नहीं दिया है तो वो अपने घरों से निकलें और अपने मनपसंद चेहरों को, अपनी पार्टियों को वोट ज़रूर करें, क्योंकि ये देश का मुस्तकबिल, दिल्ली का मुस्तकबिल खुद अपने हाथ से तय करें। आगे बढ़ेंगे। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान राजीव वाड्रा ने पहली बार हक़ राय-दही का इस्तेमाल करने के बाद कहा कि मुझे वोट डालकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि वोटिंग में हिस्सा लें और जमहूरियत के जश्न में शामिल हों। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस था कि सबको वोट डालना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस था कि सबको वोट डालना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए डालना चाहिए। तो ये थे प्रियंका गांधी के बेटे रेहान राजीव वाड्रा, जिन्होंने पहली बार अपने हक़ राय-दही का इस्तेमाल किया है। केजरीवाल के बेटे पलकित ने भी कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनके वालिद ही नहीं, आज पूरी दिल्ली की जीत होगी, क्योंकि मेरे वालिद दिल्ली के लिए वक्फ हो चुके हैं, जिसे आवाम समझती है। कितने कॉन्फिडेंट हैं? बहुत कॉन्फिडेंट है। पूरा भरोसा है कि 5 साल में जो काम किया है जनता उसी पे वोट करेगी और पूरी बहुमत से फिर से सरकार आएगी। पुलकित, आपकी बहन हर्षिता को इस बार बहुत देखा हम लोगों ने कैनवेसिंग करते हुए। आपने भी दिल्ली में कैनवेसिंग की? जी बिल्कुल, मैंने भी जब भी टाइम मिला था, कॉलेज था, क्लासेस थी और अभी इस हफ्ते एग्जाम्स भी थे, तो जब टाइम मिला मैं भी गया था। डोर टू डोर कैंपेनिंग खूब करी थी मैंने भी। तो क्या अपने पिताजी की, अपने पापा की सरकार में, 5 साल की सरकार में सबसे अच्छा काम आपको क्या लगा कि दिल्ली वालों के लिए उन्होंने किया? आई थिंक सबके लिए बहुत कुछ किया है। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करी, महिलाओं के लिए बस राइड फ्री करी, उसके बाद लेकिन बच्चों की जहाँ तक बात है, यूथ की बात है, आई थिंक पहली सरकार है जिसने एजुकेशन में इतना हेवीली इन्वेस्ट किया और एजुकेशन को इतना बड़ा मुद्दा बनाया। दिल्ली सरकारों का काया पलट कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वोट करने की अपील की और दिल्ली में बेहतर सरकार मुंतखब करने की तलकीन की। हमारे साथ हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ये दिल्ली के इकलौते, तीनों पार्टियों के इकलौते घोषित उम्मीदवार भी हैं मुख्यमंत्री पद के। अरविंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा चल रहा है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज आपके लिए, तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आपकी पार्टी मैदान में है। मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, मैं तो वोट दे आया और आप भी ज़रूर अपना वोट देने के लिए जाइएगा। खासकर मैं महिलाओं से अपील करना चाहूँगा, कई बार महिलाएं घर के काम में व्यस्त होकर वोट डालने के लिए नहीं जाती। आप वोट डालने के लिए ज़रूर जाइएगा। आपको घर चलाना होता है, आपको बच्चों का खर्चा सारा देखना होता है, तो आपको पता है कि घर चलाने में कितनी दिक्कत आती है, कितनी महंगाई हो गई है। जो पार्टी आपको मदद कर रही है आपका घर चलाने के लिए, जिस पार्टी ने आपके बच्चों के भविष्य की चिंता की है, तो आप अपने घर के पुरुषों को भी सबको लेके जाइएगा वोट डालने के लिए और उन सभी पुरुषों को कहिएगा कि किस पार्टी को वोट देना है। जो पार्टी आपके स्कूल, आपके बच्चों के पढ़ाई का इंतजाम करे, आपके घर में कोई बीमार हो तो उसका इंतजाम करे, इलाज का, आपका बिजली पानी का इंतजाम करे, ऐसी पार्टी ही देश का भविष्य निर्धारित कर सकती है, देश के भविष्य को उज्जवल कर सकती है। दूसरा, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, आप पहली बार वोट डालने जाएंगे और
पिछले कुछ सालों में आप दिल्ली के स्कूल से शिक्षा प्राप्त करके निकले, तो अच्छी शिक्षा के लिए वोट डालिए। आपको आगे चल के भारत की बागडोर संभालनी है, ऐसे भारत के लिए वोट डालिए जिसमें आगे चल के स्कूल बने, अस्पताल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने, तभी अपना देश आगे बढ़ेगा। तो सब लोग भारत के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए, हम सब लोगों के परिवार के भविष्य के लिए वोट डालिए। अरविंद जी, आपने न्यूज 18 इंडिया के मंच पर ही जब एजेंडा कार्यक्रम में आप आए थे तो हनुमान चालीसा का सवाल हुआ और आपने हनुमान चालीसा गाई, उस पर काफी विवाद भी हुआ। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का आज बयान आया है आपके मंदिर जाने को लेकर के, आप गए कि मंदिर गए थे, हनुमान जी को अपवित्र करने गए थे, तो इस तरीके का बयान सामने आया। मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रहा कि मेरे हनुमान चालीसा आपके चैनल में अचानक उन्होंने पूछा एंकर ने कि आपको आता है, मैंने कहा आता है, उन्होंने कहा सुनाइए, मैंने सुना दिया। इसमें इतना मजाक क्यों उड़ा रहे हैं वो? हनुमान चालीसे का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? हनुमान जी का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं इतना? मैं कल हनुमान मंदिर गया था कनॉट प्लेस में, मनोज तिवारी जी भी कहीं गए थे हनुमान, मैंने तो मजाक नहीं उड़ाया उनका। वो सुबह से मजाक उड़ाया कि केजरीवाल कल हनुमान मंदिर गए थे, उन्होंने मंदिर को अपवित्र कर दिया, अशुद्ध कर दिया। मेरे जाने से मंदिर अशुद्ध कैसे होता है? ये इस तरह की राजनीति सही नहीं है। सबको मंदिर जाना चाहिए, सबको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, सबको शांति मिलती है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान तो सबके हैं, भगवान किसी में कोई वो थोड़ी करते हैं, भेदभाव थोड़ी करते हैं, कि भगवान सबको शांति दे, भगवान सबका भला करे, बीजेपी वालों का भी भला करे, भगवान सबका भला हो। अरविंद जी, बस एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा। पहली बार देश के चुनाव में उतरते वक्त किसी राजनीतिक दल के नेता ने, उसके सर्वोच्च नेता ने ये कहा होगा कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट मत दीजिए, काम किया है तो वोट दीजिए, नहीं काम किया तो वोट मत दीजिए। आपको लगता है कि आपकी अपील का जनता पर असर हुआ है, और क्या कहीं डर नहीं था ये बोलते हुए, क्योंकि कभी कोई जनता को वोट ना देने के लिए नहीं कहता है? भाई, जनता पूरी कह रही है कि केजरीवाल ने काम किया, यहाँ तक कि बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, आरएसएस वाले भी कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य बना दिया अरविंद ने। जब से अरविंद की सरकार आई है, हमारे बिजली के बिल आने बंद हो गए हैं, पानी के बिल आने बंद हो गए हैं। इसी तरह की राजनीति तो चाहिए हम लोगों को, इसी से तो देश आगे बढ़ेगा। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए। और वहीं दिल्ली इंतखाबात पर कांग्रेस लीडर अरविंद सिंह लवली ने कहा कि कांग्रेस बेहतर पोजीशन में है और कांग्रेस दिल्ली में हरियाणा से बेहतर मुजाहरा करने जा रही है। 7 साल सरकार में रहने के बाद भी काम नहीं किया तो वो हमेशा नारे और पोलराइजेशन जैसी चीजें करके चुनाव लड़ना चाहती है। तो हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि एक तरफ 2 पार्टियां हैं जो केवल नारों पे, केवल जो है फ्री बीज पे चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस काम पे, कांग्रेस अपनी नीतियों पे चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस की सरकारें जब आती हैं डेवलपमेंट होता है। आज दिल्ली के अंदर सारा डेवलपमेंट रुका हुआ है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस जब आती है व्यापारी खुश रहता है, जमीनों के रेट बढ़ जाते हैं, कामकाज लोगों का बढ़ जाता है। और कांग्रेस जब जाती है तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो आज उल्टा ही हो रहा है दिल्ली में। सर, क्या आप लोगों का किस भी रह चुके हैं कांग्रेस के? कांग्रेस बहुत बेहतर पोजीशन में रहेगी और हरियाणा से ज्यादा सीटें जो है, हरियाणा से ज्यादा बेटर प्रदर्शन जो है दिल्ली में कांग्रेस करेगी। तो दिल्ली इंतखाबात की जंग जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।